Good afternoon, all of you. In this class, we're going to start with the methods of performance appraisal. आपका लास्ट क्लास खत्म हुआ है या चल ही रहा है अभी? अभी जस्ट खत्म हुआ है मैम. Oh, which class was that? मैम इंग्लिश पोडार सर. Oh, okay. Okay, then we can wait for 1 minute. Let others join. Okay. Okay, let's start the class. In this class, we have to deal with the methods of performance appraisal. Write down the heading, methods of performance appraisal. Methods of performance appraisal. Please switch on your videos, everyone. लास्ट क्लास में आपको बताए हैं कि हाँ बोलो कुछ नहीं. In the last class, I told you कि methods of performance appraisal में हम दो टाइप का methods पढ़ते हैं. Okay? There are two kinds of methods of performance appraisal. One is known as traditional method, and the other one is known as modern method. Now, traditional. What is the difference between traditional and इसका notes जो है book का फोटो तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है? क्योंकि ये लंबा है, क्लास में लिखवाने से टाइम वेस्ट होगा. तो उसमें से जो शॉर्ट आपको करने में अच्छा लगेगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कीजिएगा. आपको बहुत इलेबोरेट पढ़ना भी नहीं है, इसीलिए जो अच्छा लगेगा शॉर्ट करके वो खुद बना लेना. I'll explain you all of that in class. See, the difference between traditional and modern methods is that the traditional methods are past oriented methods. यानी अभी हम लोग जितना ट्रेडिशनल मेथड्स देखेंगे, आप ये रियलाइज करेंगे कि ये सब परफॉर्मेंस बेस्ड है. ओके, जो आपने पास्ट में परफॉर्मेंस कर दिया है उस पे बेस्ड है ये मेथड्स. बट द मॉडर्न मेथड्स आर फ्यूचर ओरिएंटेड. नाउ, पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज होते थे और आज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज हो रहे हैं. But the difference is that since the business organization has changed, since a lot of pattern has changed, since the businesses they cannot operate in a stable environment, the what is expected of the employees that has also changed. There is a lot of expectations from the employees. Plus, the organization also pays attention towards developing the employees. यानी तुम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो
तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी एफर्ट लगाती है कि यू डेवलप योरसेल्फ एज एन एम्प्लॉय। करियर प्लानिंग पढ़े थे ना हम लोग, राइट? करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी क्यों दी जाती है? इस रीजन से दी जाती है, करियर डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ एचआरडी, है ना? एचआरडी का पार्ट है सीडी, करियर डेवलपमेंट। तो वो अपॉर्चुनिटीज क्यों दी जाती है? ताकि एम्प्लॉयज डेवलप हो सके। सो ये पहले वाली बात नहीं थी कि एम्प्लॉयज को बस एक काम करने वाले की तरह ट्रीट किया जाता था, रादर दे आर नाउ ट्रीटेड लाइक रिसोर्सेज। इसीलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल इज so much more than just appraising their performance. Okay? Traditional method में पहला मेथड लिखो, essay method. लिखो, first method is essay method. स्पेलिंग में essay essay निबंध, ESSAY, अच्छा हाँ, essay method. देखो, essay method क्या मेथड होता है? essay method का मतलब कि जो सुपरवाइजर है तुम्हारा, जो तुम्हारा इमीडिएट सुपरवाइजर है, उसको जब तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है तो वो तुम्हारे बारे में एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट देगा, वेरी वेरी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। यानी कि तुम कैसे हो, तुम टाइम पे आते हो कि नहीं, तुम्हारी रेगुलरिटी क्या है, तुम्हारा लीव, तुम्हारा अटेंडेंस, तुम अगले के साथ कैसे बिहेव करते हो, हाउ इज योर परफॉर्मेंस एट योर वर्क प्लेस, डू यू फिनिश योर वर्क और नॉट। देन द अदर थिंग इज दैट how well you are cooperating with the other people at your workplace, in all of these things. तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है। ये ऐसे मेथड कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का, ये एक हाईली अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है जो कि बहुत सिंपल है। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत सिंपल है। जैसे अगर हमको तुम्हारे क्लास में किसी एक को परफॉर्मेंस अप्रेज करने के लिए बोला जाए कि मैम आप इस क्लास में पढ़ाती हैं, सो आप डेफिनेटली इस क्लास के बच्चों को जानती होंगी, तो इसका मतलब क्या है? किसी एक बंदे को हम उठा लेंगे। आई जस्ट पिक, इफ आई एम सपोज टू डू द एसे मेथड विथ स्वर्णिका, I'll write everything about Swarnika, her behavior, her coming on time, her performance of duties, her behavior with senior, her behavior with subordinates, all of these things. Understood? तो ये एक बहुत, निबंध कैसे लिखा जाता है याद है ना? स्कूल में निबंध कैसे लिखते थे? लंबा सा निबंध लिखा जाता था 250-300 वर्ड्स में। Yes, ma'am. तो बस ये अप्रेजल भी इसी तरीके से होता है। ओके, दिस इज द वे हाउ अप्रेजल इज डन। इसका एडवांटेज क्या है इस मेथड का? कि ये बहुत सिंपल है। दिस मेथड इज वेरी सिंपल, यू कैन फाइंड इट आउट। इसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, कुछ बहुत नॉलेज नहीं चाहिए इसमें अप्रेजल करने के लिए, बहुत स्किल्ड अप्रेजल नहीं है ये। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, ये एक जनरल स्टेटमेंट है किसी भी एम्प्लॉय के बारे में। यू कैन नॉट पिक पॉइंट द बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तो इसमें है ही नहीं तुम्हारे पर्सनालिटी की। ओके, सो दैट is one drawback of this essay method. Next method you write down, ranking method. Rank, RANKING, ranking method. रैंकिंग मेथड से थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। दिस हैज समथिंग टू डू विद द रैंक। यस मैम। रैंकिंग मेथड का यही मतलब होता है, देखो ये सब ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ रहे हो, ध्यान रखना है इसको, जो पहले यूज होता था। ऐसे मेथड आज भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मेथड्स आने से ऐसे मेथड का यूज खत्म हो गया। ऐसे मेथड आज भी यूज होता है, बट ऐसे मेथड इज यूज्ड इन अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 40, 50, 60 लोग काम करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है कि आप ऐसे मेथड थोड़ा यूज कर सकते हैं।
बाकी उनके लिए नहीं, जो जिसमें कि 2.5 लाख 3 लाख के बारे में अगर ऐसे लिखना शुरू करोगे तुम, तो एक तो पता कुछ नहीं चलना है, प्लस इट विल बी हेल्ड टाइम टेकिंग, राइट? नेक्स्ट Yes, ma'am. write down ranking method. Ranking method means, this has everything to do with rank. This means that each employee, irrespective of which department he belongs to, which work position he holds, which फिर से बोलिए मैम. देखो, मैम रिपीट अगेन. ओके, रैंकिंग मेथड का मतलब होता है रैंक कर देना. जैसे अगर हम तुमको क्लास में रैंक करना हो, तो जैसे 1 2 3 4 से लेकर के 100 तक रैंक कर देना, बस वैसे ही रैंक होता है, रैंकिंग मेथड होता है. लेकिन इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रैंकिंग नहीं होती है. कहने का मतलब कि you will be ranked according to your number in the organization. This has nothing to do with your department or your position. यानी इससे मतलब नहीं है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हो या फिर तुम एक सिंपल क्लर्क हो. दूसरी बात, इससे भी मतलब नहीं है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में किस डिपार्टमेंट में हो, फाइनेंस में हो कि एचआर में हो. You will be given a rank in the organization according to the overall analysis of the performance appraisal. समझ आया? Did you get this? If not, then tell me, I will repeat it. ठीक है, समझ में आया ना? Yes, Next, ma'am. मतलब सबको, जो बड़ा हो या छोटा हो, सबको एक ही तरह से रैंक कर दिया जाता एक है. ही तरह से नहीं, उनका मेथड्स होता है. लेकिन जैसे कि अब तुम ये सोचोगे कि ज्यादा ये जस्टिफाइड है ना कि फाइनेंस वाले को एक जगह रैंक किया जाए, जी मैम. एचआर वाले को एक जगह रैंक किया जाए, पर ऐसा नहीं होता है. यू एक आर ही में मिला रैंक्ड, देता है. हाँ, you are ranked according to the position. You are ranked irrespective of the position you hold and irrespective of the department you are in. ठीक है? Next you have, next method लिखो field. Next method लिखो forced comparison method. Write down forced comparison method. Forced, FORCED, forced comparison method. इस मेथड का नाम ध्यान से सुनो. इसका नाम क्यों रखा गया है फोर्स्ड कंपैरिजन मेथड? इसी तरीके से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चीजों के साथ अटैच करो, याद भी रहेगा एग्जाम के लिए. सी, फोर्स्ड कंपैरिजन मेथड आमतौर पे होता ये है कि जो अप्रेजर होता है वो अगर किसी का रेटिंग बहुत अच्छा दे दिया, आउटस्टैंडिंग एकदम, तो उसको ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि उसने उसको आउटस्टैंडिंग क्यों दिया, और उसने अगले को आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं दिया, किसी और को क्यों नहीं दिया. या फिर अगर उसने किसी को बहुत पुअर रेटिंग दी है, यानी उसको ऐसी रेटिंग दी है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि इसके साथ हम काम कंटिन्यू करें या इसको रखें कि इसको निकाल दें बाहर, तो उसमें भी अप्रेजर को कई बार ये जस्टिफाई करना होता है कि भाई इतनी ऐसी भी क्या बात हो गई कि इतनी खराब रेटिंग आपने दी. ठीक है? तो क्या करता है अप्रेजर, बीच का रास्ता निकालता है और वो सबको एवरेज मार्क कर देगा, लमसम एवरेज मार्क कर देगा. समझ में आई बात? इतनी दूर तक बात समझ में आई कि नहीं? Yes, ma'am. बाकी लोग, कितने लोग Ma'am, ज्वाइन किए जितने हैं? भी बोलो.
हम जितने भी एम्प्लॉय जो अच्छा करे या खराब करे तो सबको एवरेज कर देगा इसमें। आगे सुनो, देयर इज अनदर पार्ट टू दिस। हम बस ये बोले कि अभी तक समझ में आया ना इतनी बात कि एवरेज कर देता है एक टेंडेंसी। मान लो हमको पेपर चेक करने का मन नहीं है तुम्हारा बीबीएम थर्ड ईयर का, सपोज करो 500, मेरे पास ऑलरेडी 500 बुकलेट है, उसको हमको चेक करना है। उसमें बीबीएम थर्ड ईयर में आ गया, 70 लोग हैं तुम्हारे क्लास में, और हमको लग रहा है कि हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? रिस्क को अवॉइड करने के लिए, अब ऐसे तो नहीं कि बिना पढ़े बिना बहुत एनालिसिस किए तुम किसी को 99 मार्क्स दे दोगे, उसके लिए एवरेज, हाँ एवरेज कर देंगे, ठीक है, 65 70 65 70 75 ऐसे करके एवरेज दे देंगे। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी इसको कि अप्रेजर ऐसा ना करे, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लाया गया, ठीक है। दिस इज नोन एज फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अभी हम फोर्स्ड कंपैरिजन बोल दिए क्या? Yes, Yes, ma'am. yes ma'am, force comparison method. नहीं, दैट इज वो अलग चीज है, वो जॉब इवैल्यूएशन में आता है, सॉरी। राइट डाउन फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज किया जाता है ताकि अप्रेजर ऐसा ना कर सके कि वो जाकर के सबको एवरेज कर दे। इसलिए क्योंकि फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में अप्रेजर को फोर्स किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मान लो कि 1 लाख है, 1.5 लाख है, जो भी है, छोटा है तो और कम होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, उनको आप फोर्सली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए एक कर्व में, ठीक है। देयर इज अ कर्व, जब नॉर्मल कर्व पढ़े हो तुम लोग, बेल कर्व कहीं ना कहीं तो पढ़े होगे, कॉस्ट वास्ट में पढ़े होगे। यस मैम, इकोनॉमिक्स वाले में पढ़े हैं। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे। बेल कर्व होता है ना, बस वैसे ही एक बेल कर्व बनाया जाता है। उस बेल कर्व में देखो 5 कैटेगरीज में उस बेल कर्व को डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग, द सेकंड वन इज अबव एवरेज, द थर्ड वन इज एवरेज, फोर्थ वन इज बिलो एवरेज, एंड फिफ्थ वन इज वेरी पुअर, बहुत खराब, ठीक है, या पुअर। अब ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, और मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख एम्प्लॉइज हैं। उस 1 लाख एम्प्लॉइज को अप्रेजर के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आप फोर्सली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि 20% एम्प्लॉइज को आउटस्टैंडिंग में डालना है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये 20% लोग कौन होंगे, ओके, who are going to be these 20%? Okay, so this 5 section is given to the appraiser, और उस 5 section में पहला आउटस्टैंडिंग, सेकंड वन इज अबव एवरेज, थर्ड वन जो कि बीच का कैटेगरी है दैट इज एवरेज, उसके बाद द नेक्स्ट वन इज बिलो एवरेज एंड द अदर वन इज पुअर। 20% एम्प्लॉइज को आउटस्टैंडिंग में रखना है, सॉरी 10% एम्प्लॉइज को आउटस्टैंडिंग में रखना है, 20% को अबव एवरेज में रखना है, 40% एम्प्लॉइज को एवरेज में रखना है, ठीक है। 40% लोग, जैसे कि 1 लाख का 40% कितना हुआ? 40,000। 40,000 एम्प्लॉइज को अप्रेजर को डालना है एवरेज में। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। 10,000 एम्प्लॉइज को आउटस्टैंडिंग रखना है। अब उस 10,000 एम्प्लॉइज को आप आइडेंटिफाई कीजिए, यानी अप्रेजर के ऊपर ये प्रेशर दिया जाता है कि इसीलिए इस मेथड का नाम है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। समझ में आया? 10% को रखा जाता है आउटस्टैंडिंग में, 20% को रखा जाता है अबव एवरेज में, 40% को एवरेज में, फिर 20% को बिलो एवरेज में, और लास्ट में 10% पुअर। सब मिला लोगे तो 100% हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। इसको ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज डोंट। मैम लास्ट पॉइंट क्या बोले थे? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, देखो
फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी जबरदस्ती का, ये एक जबरदस्ती है अप्रेजर के ऊपर कि आपको एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये क्यों मेथड बनाया गया? ये मेथड इसलिए बनाया गया कि नॉर्मली क्या होता है ना कि अप्रेजर अगर किसी को बहुत अच्छा अप्रेजल दे देता है तो फिर जवाब देना होता है उसको कि आपने इतना, क्योंकि अप्रेजल से और भी चीजें डिटरमिन होती हैं, उसका सैलरी बढ़ेगा, उसका प्रमोशन होगा, उसको रिवॉर्ड्स मिलेगा, इसीलिए अप्रेजल आप गलत सलत नहीं कर सकते हैं, और अप्रेजल एक स्किल्ड आदमी होता है। तो आपने आउटस्टैंडिंग अगर किसी को दिया तो आप जस्टिफाई कीजिए कि इतना आउटस्टैंडिंग क्या किया उसने, जो किया आपने उसको आउटस्टैंडिंग बोला, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको बहुत डिटेल लिखना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसको जस्टिफाई करना होता है। अब बहुत पुअर किसी को रेट कर दिया तुमने, बहुत ही खराब है, इतना खराब है कि ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए कि इस बंदे को रिटेन करना है कि इसको बाहर जाने देना है या निकाल देना है। तो भाई ऐसी भी क्या बात हो गई कि उसको इतनी खराब रेटिंग दे दी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में अप्रेजर बचने के लिए क्या करता है ना, एवरेज मार्किंग कर देता है, ठीक है। सबको लमसम 60 से 80 के बीच में एवरेज मार्किंग कर देगा, तब तो उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं होगा ना। नो मैम। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो ऐसे भी किताब आ पढ़ रहा के है नहीं समझ मैम। में आएगा, यस ठीक है। इसी के लिए, इसी को प्रिवेंट करने के लिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डाला जाता है। ये एक बेल कर्व बनता है, बेल कर्व बनाए हो, इसीलिए हम बनाए ही होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो पढ़े ही होंगे बेल कर्व। तो उस बेल कर्व में 5 कैटेगरीज डिवाइड होती है। पहला एवरेज, बीच में एवरेज होता है, जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा या बहुत खराब करने वाले कम लोग होते हैं, ज्यादातर लोगों को एवरेज की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। समझ में आया? बीच में एवरेज, उसके लेफ्ट चलोगे तो वेरी गुड, उसके लेफ्ट माने अबव एवरेज जिसको मान सकते हो, और एक कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा है। अब एवरेज के राइट साइड चलोगे, द अदर साइड ऑफ द एक्सिस, तो तुमको मिलेगा बिलो एवरेज के नीचे क्या, बिलो एवरेज, और बिलो एवरेज के नीचे पुअर। तो ये आउटस्टैंडिंग और पुअर, ये दोनों में 10-10% एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अबव एवरेज और बिलो एवरेज में 20-20%, कितना हुआ टोटल बताओ, जोड़ो ना। 60 हाँ 10%, 10% कितना हुआ, 20 कितना हुआ, 40, ठीक है, 40% हुआ। 40% कितना, बिलो एवरेज और अबव एवरेज वाले लोग। अब 10% आउटस्टैंडिंग और 10% वेरी पुअर जोड़ो, जो बैड है, 60 हो गया, और बचा 40, एवरेज 40% एम्प्लॉयज एवरेज, यानी 1 लाख अगर एम्प्लॉय है तो उसमें से 40% यानी 40,000 एम्प्लॉयज को अप्रेजर को किस कैटेगरी में डालना है, एवरेज एवरेज, एवरेज। यही है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और ये मेथड आज परसेंटेज डिवाइड रहता है पहले ही से, फिक्स रहता है, मतलब कि आपको इतना देना है। हाँ, ठीक, it is fixed. Now the other thing is that this method is still used in very large organizations consisting of very large number of people. जहां आज भी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, वहां पर ये मेथड आज भी यूज होता है, वहां कन्वीनियंट है इसको यूज करना, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 40% एम्प्लॉयज को अगर एवरेज में डालना है तो इट इज नॉट दैट टफ अ टास्क, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव, लिखो रेटिंग मेथड। रेटिंग, रेट करना, ठीक है। नाउ टेल मी, पैंटालून्स वगैरह आप लोग गए होंगे शॉपिंग करने के लिए, या फॉर दैट मैटर आप कुछ ऑनलाइन सामान खरीदते हैं मिंत्रा से या फ्लिपकार्ट से, आप कुछ मंगाते हैं, आपको रेटिंग करने के लिए देता है वो, यस मैम। देता है ना रेटिंग करने के लिए कि 5 में से आप कितना स्टार्स देंगे, मतलब कितना रेट करेंगे,
10 में से आप कितना स्टार्स देंगे, यानी 10 में से आप कितना रेट करते हैं? होता है ना ऐसा रेटिंग मेथड में। यस मैम। जूम वाला देखो। क्या? हम जूम ऐप भी पूछता है हमके रेटिंग के लिए। वही रेटिंग का मतलब समझ में आया ना, किसी चीज के ऊपर रेट करना। अब जोमेटो ऐप से भी कुछ मंगाए होंगे, खाना मंगाए होंगे। अब जोमेटो में 2 तरीके की रेटिंग पूछती है तुमको। पहला वो पूछेगा क्वालिटी ऑफ फूड, पूछता है कि तुम रेस्टोरेंट को कितना रेट करोगे। दूसरा वो पूछता Yes, है, ma'am. पहला तो वो क्वालिटी ऑफ फूड पूछेगा और दूसरा वो डिलीवरी बॉय के बारे में पूछता है कि नहीं? जी। यस कि मैम। तुम्हारा खाना कितना फास्ट। इसमें 2 क्वालिटीज चुना उसने, मतलब 2 पैरामीटर पे तुमने इस चीज को रेट किया। पहला क्वालिटी ऑफ रेस्टोरेंट, दूसरा क्वालिटी ऑफ द डिलीवरी बॉय। 2 पैरामीटर चूज किया ना रेटिंग पे। Yes, ma'am. ठीक। अब Yes, ma'am. देखो, अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पर उस रेस्टोरेंट में तुमसे रेटिंग करने के लिए एक जैसे कि फीडबैक फॉर्म वगैरह देता है, वहां रेटिंग करने के लिए जाओगे, लेकर के आएगा वो, तो रेटिंग में पूछा जाता है, वो पूछेगा कुछ अलग अलग कैटेगरीज, क्वालिटी ऑफ फूड, सर्विस ऑफ द स्टाफ, hygiene, cleanliness, how fast was the staff, how likely are you to recommend it to other people। 5-6 क्वालिटीज उसने डिटरमिन कर ली एंड दे एक्सपेक्ट यू टू रेट ऑन दोज क्वालिटीज, है कि नहीं? यस मैम। बस अब समझ जाओगे। यही होता है रेटिंग मेथड जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। रेटिंग में क्या होता है, हम फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं कि हमको किसके ऊपर रेट करना है एम्प्लॉयज को। जैसे डिपेंडेबिलिटी एक फैक्टर ढूंढ लिया। डिपेंडेबिलिटी का मतलब कि तुम कितने डिपेंडेबल हो। ऑर्गेनाइजेशन तुमको कोई काम बोल करके कितना डिपेंडेबल होती है। तुमको कोई टास्क दिया जाता है तो उस टास्क में what is your contribution in terms of dependability, okay, that is known as dependability। Then second would be maybe your critical thinking, third would maybe your regularity in the organization। इस तरीके से कुछ रेटिंग के लिए जो चीजों को पिन पॉइंट किया जाता है कि हमें रेट करना है इन फीचर्स के ऊपर, ओके, दैट इज नोन एज रेटिंग मेथड। अब उस रेटिंग में जैसे 10 में से रेट करना है, हम मनी को 8 नंबर देंगे डिपेंडेबिलिटी पे, 7 नंबर देंगे हम उसको रेगुलरिटी पे, 6 नंबर हम देंगे उसको लीडरशिप पे, और मान लो 9 नंबर देंगे हम उसको इनिशिएटिव पे। समझ में आया? Yes, ma'am. ये समझ में आया कि 5-6 फैक्टर्स, जनरली 5 फैक्टर्स को ढूंढा जाता है एंड देन यू आर रेटेड अकॉर्डिंग टू दोज फैक्टर्स। उसमें आपको मार्किंग की जाती है ऑन स्केल ऑफ 10 और व्हाटएवर। नाउ ये रेटिंग मेथड रैंकिंग मेथड से थोड़ा सा अच्छा है। क्यों रैंकिंग मेथड से थोड़ा सा अच्छा है? बिकॉज व्हेन यू आर रेटेड यू आर गिवन अ मार्क्स। वो मार्क्स को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको वेरियस यू कैन पुट इट टू यूज इन वेरियस अदर फॉर्म्स आल्सो। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो तुम लोग? Yes, ma'am. डिस्पर्शन के बारे में जानते हो? मीन मीडियन मोड ये सब जानते हो? Yes, ma'am. यस मैम। बनाए हो कि नहीं, कि पहले बनाए हो? ये बताओ। बनाए हैं, मैम। 2 साल पहले बनाए थे। ठीक है, 2 बनाए हो साल ना। पहले। बट सेंट्रल टेंडेंसी होता है, स्क्यूनेस होता है, डिस्पर्शन होता है, ये सब चीजों से भी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल हेल्थ और बहुत सारी अदर चीजें होती हैं जिसको डिटरमिन किया जाता है। सो वो एक मेट्रिक देता है। रैंकिंग मेथड में क्या था, तुमको ऊपर से नीचे तक रैंक कर दिया जाता है एम्प्लॉयज को, ठीक है, बहुत क्लैरिटी किसी चीज के बारे में नहीं होती है। But when we talk about the rating method, what happens is that when you are rated, you are given a certain marks, and then that marks can be put to analysis in various other forms. ठीक है?
अब इसका एक मेजर ड्रॉबैक हो सकता है ना कि परफॉर्मेंस जो अप्रेजल कर रहा है उसका अपना बायस हो सकता है। जैसे अगर मुझे मुझे रेट करना हो किसी को, तो अगर क्लास में कोई अच्छा लगता है, कोई बच्चा मेरा फेवरेट है, तो हम उसको ज्यादा रेट कर देंगे रेगुलरिटी पे, क्लास में आंसर देने के ऊपर, क्लास में क्वेश्चन पूछने या क्लास में अटेंटिव रहने, ऐसा हो सकता है ना। यस मैम। तो Yes, ये ma'am. एक ड्रॉबैक होता है इसका, इस मेथड का ये एक ड्रॉबैक होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप जो रेटर है तुम्हारा वो थोड़ा बायस्ड हो जाने का उसको स्कोप है। ये तो इसमें भी हो सकता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में भी हो सकता है ड्रॉबैक, यही चीज। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे तुम यही बताओ ना कि अगर 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, उसमें से 40,000 को तुमको अगर एवरेज में डालना है, तो तुमको बेईमानी करने या बेईमानी करने की मजबूरी का स्कोप कम है। तुमको ये चीज नहीं फील हो रहा है? बट अपने लोग को तो आउटस्टैंडिंग में डाल ही यस सकते हैं। मैम, बेईमानी कम होगा। देखो उसमें बेईमानी कम होने का स्कोप है। दूसरी बात कि अप्रेजर के ऊपर में भी चेक होता है, ऐसा नहीं कि अप्रेजर जो कर दिया उसके बाद कोई उसको आंसर नहीं करना होता है, उसकी भी क्रेडिबिलिटी होती है। और वो बहुत सोच, अप्रेजर आदमी ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है तो इन दैट केस वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में ही उसको काम करना है। तो वो थोड़ा बहुत बायसनेस हो सकता है, बट वो किसी बहुत पुअर कैंडिडेट को आउटस्टैंडिंग नहीं बना सकता है। ठीक है, मतलब जिसको मान लो वेरी गुड में डालना था उसको आउटस्टैंडिंग में डाल सकता है, लेकिन एवरेज वाले को तो आउटस्टैंडिंग में वो नहीं डाल सकता है। समझ आया मनी? बट उसी तरह तो जो जो डिपेंडेबिलिटी या जो जो भी फैक्टर है आपका रेटिंग मेथड में, तो उसमें बिलो बायसिंग में होता जाता है, है। बायसिंग होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी अपना बायसिंग। तुम ये बताओ कि जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, उसमें पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है। क्या इंटरव्यू में बाइसिंग नहीं होती है? होता है, ये सब तो होता ही। होता है। और किस तरीके का बाइसिंग है ये? कॉन्टैक्ट या जुगाड़ वाला बाइसिंग नहीं। ये तुमको पढ़ाएंगे कभी, अगर बीबीए में सब कुछ पढ़ाने के बाद टाइम मिलेगा थोड़ा सा, इंटरव्यू का बाइसिंग हम बताएंगे कि क्या होता है। इंटरव्यू का यानी साइकोलॉजिकल बाइसिंग। हम तुमको नहीं जानते हैं, तुम भी हमको नहीं जानते हो, तुमने एज सच कोई जुगाड़ नहीं लगाया है मेरे साथ कि ये मेरे रिलेटिव हैं या जो भी हैं और वो मुझे ज्यादा मार्क्स दे दे, लेकिन फिर भी बाइसिंग होता है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बाइसिंग। 5 फिर फैक्टर पढ़ाए थे एक बार जो। हम्म हाँ, यस। यस मैम, पढ़ाया था तो 5 को, यस। हेलो इफेक्ट, हेलो मैम इफेक्ट। वो जो ठीक हम है, मतलब बड़े रईस लोग के। एग्जैक्टली, गुड, यू कैन रिकॉल दैट। तो वो सब अगर टाइम मिलेगा तुम्हारा कोर्स खत्म करने के बाद तो हम फिर से बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी यू नो होता है लिमिटेशंस, जैसे रीसेंसी या प्राइमेसी। समझे? ये भी होता है। प्राइमेसी माने कि तुम मेरे यहाँ एम्प्लॉयज हो, एम्प्लॉयज, एज एन एम्प्लॉय तुम ज्वाइन किए, शुरू का 6 महीने का मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस जज किया, मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम बहुत डिपेंडेबल हो, मेरे साथ मैंने तुमको काम कराया, तो आई गॉट टू नो यू बेटर। अब उस 6 महीने के बाद हो सकता है तुम्हारा परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू दैट मार्क, तुमने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे याद क्या रहा अप्रेजल करते समय? 1 महीना वाला। 6 महीना, वही 6 महीने वाला कि तुमने उस समय अच्छा काम किया था, इसलिए हम ये मान लेंगे कि दिस एम्प्लॉय इज गुड। इसको कहते हैं प्राइमेसी। और क्या कहते हैं? और एक प्रॉब्लम होता है इंटरव्यू का बाइजिंग, विच इज नोन एज रीसेंसी। रीसेंसी माने जैसे तुम 3 साल से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, 2.5 साल तक तुम बहुत एवरेज एम्प्लॉय थे, जैसे तैसे काम कर रहे हो, अपना काम समय पे फिक्स कर रहे हो, मतलब देयर इज नथिंग टू बी ग्लोरिफाइड इन योर वर्क और समथिंग। 6 महीने, अप्रेजल के 6 महीने, मान लो मार्च में अप्रेजल होना है, तो दिसंबर से या नवंबर से तुमने बहुत शानदार काम करना शुरू किया, बहुत देर तक रुक रहे हो, तुम्हारा टारगेट भी अचीव हो रहा है, तो हम पिछला 2.5 साल तुम्हारा भूल जाएंगे। 2.5 साल नहीं, मतलब इतना अप्रेजल तो होता नहीं है इतना दिन पे, मैक्सिमम 1 साल में अप्रेजल हो ही जाता है। तो हम पिछले 6 महीना या 8 महीने का तुम्हारा परफॉर्मेंस भूल जाएंगे। क्या याद रहेगा?
इम्पोर्टेंस किसको देंगे फिर? Recent का नाम। एकदम Last. रिसेंट जो तुम्हारा लास्ट में 4 महीना रहा, मतलब उसको प्राइमरी हम, का अपोजिट होगा ना। हाँ प्राइमेसी का ये ऑपोजिट हुआ। तो ये भी फैक्टर होता है, ऐसे भी बायसेस होते हैं। मतलब बायसिंग का मतलब सिर्फ फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद नहीं होता है कि तुम इंटरव्यू में जुगाड़ लगा लो कि तुम्हारे चाचा जी हैं और तुम्हारे ये हैं। ये साइकोलॉजिकल भी होता है इंटरव्यू में। और साइकोलॉजिकल चीजें देखो हम बताते हैं क्या होता है। अब मान लो कि तुम किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, ठीक है? सॉरी, यू वर्किंग इन एन एमएनसी, बाहर बाहर के लोग हैं। अब कोई बिहार का कोई बंदा आए तो तुमको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा ही, ये होता है ना। हमारे अपने जगह के लोग रहते हैं तो थोड़ा सा हमको सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उसमें भी पता चले कि ये बंदा सीमेज कॉलेज से ही पढ़ के निकला है तो तुमको थोड़ा सा और अटैचमेंट जैसा उससे फील होगा कि तुम्हारे कॉलेज से पढ़ के निकला है वो। तो तुम थोड़ा पूछोगे कि आसपास में कैसा है, कॉलेज में अभी भी सब वैसे ही है कि चेंज हुआ है कुछ, है ये टीचर पढ़ा रहे हैं, वो जो भी एक टिपिकल कॉलेज टॉक होता है। ओके, तो दिस हैपेंस, यू डेवलप अ सेंस ऑफ क्लोजनेस इन दैट वे। ये अप्रेजल करते समय भी होता है। अपने जगह का कोई बनता है तो उसको थोड़ा सा तुम फेवर कर दोगे। तो अप्रेजल होता है, अप्रेजल में भी बायसिंग होती है। और जरूरी नहीं है कि ये जुगाड़ वाला बायसिंग है, ये एक साइकोलॉजिकल बायसिंग भी होती है, वो हम और डिटेल्स में बाद में बताएंगे, ठीक है? यस ठीक है। नेक्स्ट यू राइट क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल क्या होता है? गंभीर हालत। पेचीदा पेचीदा, इमरजेंसी इमरजेंसी टाइप्स। टाइप। अच्छा, इज क्रिटिकल वर्ड एसोसिएटेड विथ ओनली बैड थिंग? जैसे हम कहते हैं कि कोई हॉस्पिटल में, कोई आईसीयू में, तो वी यूजुअली यूज दिस वर्ड ना, दैट द पर्सन इज वेरी क्रिटिकल। यूज करते हैं ना हम ये चीज। यस मैम। यस मैम। तो तुमको ये लगता है कि क्रिटिकल वर्ड सिर्फ नेगेटिव चीजों के लिए यूज किया जाता है? नो मैम। तो पॉजिटिव चीजों का एग्जाम्पल दो, कोई लाइट एग्जाम्पल ही दो, लेकिन अगर है दिमाग में तो दो। अरे इंडिया मैच जीतने वाला होता है क्या? यस मैम। यस एक ओवर में 4 रन, एक बॉल पे 4 रन चाहिए होता है लास्ट में, कहते हो ना बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इस क्रिटिकल सिचुएशन के बाद क्या होगा? या तो जीत जाएगा या तो हार जाएगा। लेकिन अगर जीतने वाला भी होता है तो हम ये कहते हैं ना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है अभी। सो दिस क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब है, देखो तुम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी करते हो, तुम्हारा हर बिहेवियर, एवरीथिंग दैट यू डू इज नॉट क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारे हर बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिकलिटी फील नहीं होती है। यानी अगर तुम लीव ले भी लो 15 दिन के लिए तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में कोई हाहाकार आ जाएगा? नो मैम। कुछ नहीं होगा ऐसा। क्रिटिकल का मतलब वैसा बिहेवियर, तुम्हारा वैसा बिहेवियर जो बहुत इम्पैक्ट रखता हो ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ दिस क्रिटिकल बिहेवियर कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब तुम लोग ओडी पढ़ चुके हो तो तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, टॉप टू डाउन ये जाता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है? और लोगों का एक्सेप्टेंस इज नॉट इजी। तो क्रिटिकल बिहेवियर में ये बिहेवियर आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने चेंज इनिशिएट किया और आपने चेंज वेलकम किया, यू लर्नड द न्यू चेंज। ये एक क्रिटिकल बिहेवियर है। तुम्हारा टीम वर्क, ये एक क्रिटिकल बिहेवियर है। ऑन द अदर साइड नेगेटिव बिहेवियर का एग्जांपल बताओ, सोच सकते हो? क्या ऐसा नेगेटिव बिहेवियर होगा जो बिहेवियर करने से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फर्क पड़ेगा?
बोलो। यहाँ हमेशा किसी एम्प्लॉय के साथ झगड़ा करते रहना। वेरी गुड, यस। आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप अपने टीममेट से हर वक्त लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी सी बात में आपका बहस हो जाता है, आप अब्यूजिव है, आपका मैनेजर के साथ झगड़ा हो गया, आपका टीममेट्स के साथ झगड़ा हो गया, या फॉर दैट मैटर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आया, ओडी हुआ Lack कुछ, of coordination, ma'am. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यस, ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आया एंड यू रेजिस्टेड दैट चेंज, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव क्रिटिकल बिहेवियर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड से परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है, दैट मेक्स श्योर कि 60-70 बिहेवियर को वो क्रिटिकल आइडेंटिफाई करती है। ओके, दिस क्रिटिकल बिहेवियर कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आप अपना टीममेट्स के साथ अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हुआ तो आप अपने से नीचे सबऑर्डिनेट को या फिर अपने पीयर मेंबर्स को हेल्प कर रहे हैं कि आप उस चेंज को अडेप्ट कर लीजिए, टीम वर्क अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स विल कम इन क्रिटिकल बिहेवियर। ओके, आप एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी डैमेज कर देते हैं, आप you're resisting the change, you're fighting with your teammates, you're abusive, your behavior is not good. So all these are negative critical behavior in your workplace. So critical incident method में organizations इन critical methods को identify करती है और इसी के basis पे rating करती है कि आपने ये critical behavior perform किया है कि नहीं किया है। अब इसका drawback बताओ, क्या हो सकता है इसका drawback इस method का? मैम ऑर्गेनाइजेशन में मैम अच्छा से काम होगा, फिर अगर ये कॉपरेशन होगा एक साथ तो कॉर्पोरेट करेंगे तो। ठीक है, देखो क्रिटिकल बिहेवियर पहली बात तो आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल होता है। ठीक है, अब तुम कोऑपरेशन बोल रहे हो, कोऑपरेशन कितना कोऑपरेट किया ये तुम कैसे बताओगे? कितना कोऑपरेट किया, क्या है लेवल ऑफ कोऑपरेशन? दूसरी बात, किसी बंदे का लेवल ऑफ कोऑपरेशन क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उस बंदे का पोजीशन क्या है। जैसे एक मैनेजर का कोऑपरेशन ज्यादा चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन में रादर देन एक क्लर्क का पोजीशन, ये है कि नहीं? Yes. इसीलिए क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में आपने, ठीक है चलो बहुत मुश्किल के बाद आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, बट आफ्टर आइडेंटिफाइंग व्हाट इफ द क्रिटिकल बिहेवियर वाज नेवर परफॉर्म्ड? What if the critical behavior was never observed in the organization? Then how are you going to rate that person? How are you going to give his performance appraisal? So in that case, it becomes very, very difficult for the person who is appraising you to rate you. ये एक ड्रॉबैक है। 80-85 के आसपास क्रिटिकल बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, और उसके बाद ही इसको इस मैटर को आगे प्रोसीड किया जाता है। ओके, critical incident method. Yes, ma'am. Next is field review method. FIELD, field review method. ये लास्ट मेथड है ट्रेडिशनल का, इसको कर लो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। 2-3 मेथड है मॉडर्न मेथड्स में, वो कराएंगे। उसके बाद तुम लोगों को थोड़ा सा लिमिटेशंस बता देंगे और पोटेंशियल अप्रेजल बता देंगे इस क्लास का, इस चैप्टर का। नेक्स्ट राइट, फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड मतलब फील्ड पे रिव्यू करने का मेथड जो है, दिस इज नोन एज फील्ड रिव्यू मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर होता है ना, द वन हु सुपरवाइजिंग यू इमीडिएटली, जो आपका इमीडिएट बॉस है, उससे इंटरव्यू किया जाता है। कौन इंटरव्यू करता है उससे? एचआर डिपार्टमेंट का बंदा जो तुमको अप्रेज कर रहा है, वो फील्ड रिव्यू मेथड में तुम्हारे सुपरवाइजर से आके तुम्हारे बारे में पूछता है
तुम कैसा परफॉर्म करते हो, तुम कैसे डिपेंडेबल हो कि नहीं, तुम इनिशिएटिव लेते हो कि नहीं, तुम झगड़ा करते हो किसी के साथ, तुम तुम कितना इन्फ्लुएंस करते हो, तुम टाइम पे काम खत्म करते हो कि नहीं, तुम टाइम पे जाते हो कि नहीं, लाइक दीज क्वालिटीज। फील्ड रिव्यू मेथड में सुपरवाइजर रेट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। रेटिंग कौन करेगा? पर्सनल डिपार्टमेंट का आदमी। वो आता है और सुपरवाइजर से तुम्हारे बारे में पूछता है। ये जनरली किसके लिए होता है ना, जो फ्लोर पे वर्कर्स होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि जो सुपरवाइजर होता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि कोई बंदा कैसे काम करता है वहां पे। ठीक है, this method is very simple, that some person from the personnel department will come and interview the immediate supervisor who supervises you on the work every day, because it is assumed and presumed that that person will know about you in a better way than anyone else. इसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है इस मेथड का? बताओ। इसमें भी तो बायस हो सकता है। बहुत बड़ा बायसिंग हो सकता है इसमें, इस टाइप के मेथड्स में, जहां कंप्लीटली तुम्हारा अप्रेजल इसी पे बेस्ड है कि किसी अगले ने तुम्हारे बारे में क्या बोल दिया, तो ये तो खतरनाक तरीका है अप्रेजल का, राइट? क्योंकि इसमें अगर तुम्हारे साथ कोई पर्सनल ग्रजेस है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो वो निकल के सामने आ सकती है। दूसरी बात, जो पर्सनल डिपार्टमेंट का बंदा अप्रेज कर रहा है, वो खुद से अप्रेजल करना और किसी और के बात से सुन के इंटरप्रेट करके अप्रेजल करना, दोनों में फर्क होता है। सो ही ऑल्सो मस्ट बी वेरी एक्सपर्ट इन हिज वर्क। अब वो अप्रेजल करता है तो वो सिर्फ ये नहीं पूछता है सुपरवाइजर से कि ये काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन की अदर चीजों पे भी ध्यान देता है, जैसे ये काम इसी तरीके से क्यों हो रहा है, या ये काम इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है। So all of these other factors, which are associated with working. So this is known as field review method. ठीक है, इसमें भी कैटेगरी वही है, आउटस्टैंडिंग में डालते हैं, सैटिस्फैक्ट्री और अनसैटिस्फैक्ट्री में। Okay, why you all silent? So Yes, this, ma'am. यस Yeah. ये सैटिस्फैक्ट्री लिखना, ये एक्चुअली अंग्रेजों का दिया हुआ गिफ्ट है। तो सरकारी वरकारी काम में अभी भी सैटिस्फैक्ट्री बहुत ज्यादा चलता है, तो सैटिस्फैक्ट्री लिख देते हैं, सेफ प्ले करते हैं। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू अस। चलो, in this class we completed traditional methods of appraisal. In the next class, which is tomorrow, I'll complete the modern methods of appraisal and I'll send you the content. You just filter out, जितना पढ़ाए हैं अगर सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, तुमको बहुत ज्यादा elaborate होकर के नहीं लिखना है। फिर भी you just filter out according to what you like and what you don't, but mark only the important things, इधर उधर की चीजें मत लिखना उसमें। Okay? Okay, ma'am. Okay, just one moment. Let me take your attendance. Don't log out, but wait. Okay, thank you. Have a good day ahead. Thank you, Thank ma'am. you.